अभी भी कई जगह ये सुनने मिलता है कि अभी 14 साल की हो गई, 13 साल की या 16 साल की हो गई, अच्छा मासिक हो गया तो वो वयस्क हो गई, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो पहले हमें समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा जब उसकी प्रजनन की क्षमता का विकास हो गया तो शादी इसलिए कर देनी चाहिए कि माता पिता को भी सुरक्षा का भय होता है। क्योंकि उसके पहले अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनता है कैसे भी तो उसका वो किसी को पता नहीं चलेगा। मगर जब ये होता है, मासिक हो जाता है, शरीर उस बात के लिए तैयार हो जाता है कि प्रजनन क्षमता के लिए अगर तैयार हो जाता है, और जब कभी लड़की के साथ कोई यौनिक गतिविधि कोई करता है, ये तो गतिविधि नहीं कहेंगे, एक तो सीधे सीधे बलात्कार है, तो अगर कोई करता है तो वो इज्जत की बात होती है। तो ये इज्जत का भी बहुत बड़ा जो चुनौती और दबाव है माता पिता के ऊपर। तो हम लोग ने ये समझा कि यदि लड़कियां शिक्षा से जुड़ी हैं तो माता पिता को एक जवाब देने का है सोसाइटी को कि मेरी बेटी पढ़ रही है। तो जो सोसाइटी का ही तो प्रेशर आता है कि अब बड़ी हो गई है, अब शादी देखो, इनका है बेटा, उनका है बेटा, ऐसे करके। तो ये लड़कियां चूंकि पढ़ने लगी, और हम लोग ने उनके साथ चाइल्ड पार्टिसिपेशन में भी काम किया था, जहाँ पे उनको अभिव्यक्ति का अवसर दिया। एक तरफ हम बच्चों को बहुत सारा जानकारी दे रहे थे। UNCRC के तहत जो चारों अधिकार हैं, उन चारों अधिकार में जो चौथा अधिकार है बच्चों के सहभागिता का अधिकार, की उनसे जुड़े मुद्दे पे उनकी सहभागिता होना ज़रूरी है। तो अब बहुत सारा उस समय बहुत द्वंद था लोगों में। जो एक शिक्षित समाज है वो इस बात को समझ लेता है सहभागिता का मतलब, और जो अभी शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, बौद्धिक व्यायाम जिनका नहीं हो पा रहा है ये कहेंगे, तो वो लोग समझ नहीं पाते थे। उनको लगता था कि अरे बच्चों से क्यों पूछना है, ये तो सब हम बड़े तय करेंगे। तो लेकिन हम लोग ने उनको जो ये अवसर दिया कि एक तरफ उनको जानकारी दी, दूसरी तरफ उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको जानने की कोशिश की। उसके अलग अलग तरीके थे कि उनको नुक्कड़ नाटक से जुड़ा, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी और उसको प्ले किया, उन लोग ने बड़े बड़े फोरम पे प्ले किया। और उन्होंने मैगजीन निकाली बाल पंचायत की, तो वॉलपेपर पे मैगजीन निकाली। अलग अलग गतिविधियों में उनके बार बार एक तरफ शिक्षा का सवाल आता दिखाई दे रहा था इन लड़कियों की तरफ से, दूसरी तरफ बाल विवाह का, जिनमें उन सब में ये चर्चा होती थी कि अब जब वो 16 साल 18 साल की 16 साल की हो गई हैं, जब उनके ऊपर उनके परिवारों में शादी का दबाव और शादी की चर्चा घर में होने लगी है। तो हम लोग बराबर इन लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते रहे, और साथ में जब इन लोगों की ये सोच का स्तर देखा, और उन्होंने जो कानून की जानकारी थी कि 18 साल के पहले चाइल्ड मैरिज गैर कानूनी है, जो कि उन्होंने घर में भी कहा और एक चर्चा उनके घर में चलती रही। तो हम लोग ने जब ये कहानियाँ उनके मुंह से सुनी और उस उनके मैगजीन में जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था उसको जाना समझा, तो हम लोग ने क्या किया कि उनको एक सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का एक आयोजन किया। कि ये लड़कियां चाइल्ड मैरिज को खारिज करके अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर रही हैं, क्योंकि ये बात तो वो लड़की ज़्यादा झेल रही है। हम गए कानून बता के चले आए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो रोज घर में झेल रही है कि अब शादी हो जाना चाहिए। वो मिनट मिनट पे झेल रही है कि ये नहीं ये सीखो, तुमको शादी करना है, तुम्हारी शादी होनी है और तुमको जाना है। उसके ऊपर तरह तरह का दबाव है। कोई ये नहीं कर रहा कहने वाला है कि तुम पढ़ाई क्यों ज़्यादा समय दो, कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ती हो। ये तो जो पढ़ा है वो समझेगा कि बच्ची कितने घंटे अपने टेक्स्ट बुक को समय दे पा रही है। तो उनको लगेगा जो विद्यालय गए और आए उतना काफ़ी है, और बाकी समय उसका घर गृहस्थी सीख के अपनी उस स्किल को बढ़ाना चाहिए। तो 24 घंटा वो दबाव झेल रही होती है। इन तमाम दबावों की चर्चा उन्होंने अपने उन आर्टिकलों में की थी। तो हम लोगों को लगा कि ये काफ़ी चुनौती झेल रही है, और जब तक इनको बाउंड नहीं करेंगे इनके अभिभावकों को और एक मन बदलने का, क्योंकि जब इन लड़कियों को सार्वजनिक रूप से सम्मान करेंगे, चुनौती तो वो झेल ही रही हैं, रोज परिवार में ना बोल रही हैं कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। तो
उनको अगर सार्वजनिक उनका सम्मान करते हैं तो एक उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जी। और इससे अच्छा ये हुआ कि जब सार्वजनिक सम्मान उनका किया गया तो बनारस की सभी फ्रंट पेज अखबारों में फ्रंट पेज ये स्टोरी उनकी तस्वीरों के साथ आई। और वो उनकी कम्युनिटी में चर्चा का विषय बन गया कि अरे आपकी बिटिया का तो पेपर में फोटो आया है, क्या बात के लिए, इस बात के लिए। और उस कार्यक्रम में हम लोग ने उनके माता पिता को भी बुलाया था, तो शहर के बड़े प्रतिष्ठित लोग वो उनका सम्मान कर रहे हैं। तो एक पूरा दिमाग लोगों का बदला। और जो रोज जो दबाव झेल रही थी, जिसके आगे कोई भी सिलेंडर कर दे तो वो रुका उनका। और ये लड़कियां रोल मॉडल के तरह हुई। आज उस गांव में बगवानाला में अगर इन लड़कियों के बारे में किशोरियों से बात की जाए तो बड़े गर्व से उन दीदियों का नाम लेती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इनकी वजह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया। तो कुछ इस तरीके का बाल विवाह के ऊपर रोक लगाने की कोशिश, शिक्षा को प्रमोशन करने की कोशिश और लैंगिक समानता को बढ़ाने की कोशिश अलग अलग गतिविधियों से हम लोग बराबर करते रहे। अच्छा, ये भगवान आला की बात करें, वो किस ज़िले में या फिर किस? भगवान आला यहाँ शहर से बिल्कुल 2 किलोमीटर, अगर हम पांडेपुर जो जाना पहचाना जगह है और सारनाथ से 3 किलोमीटर है, पांडेपुर से 2 किलोमीटर है। अच्छा। तो ये एक शहर का मलिन बस्ती है और राजभर कम्युनिटी की मोस्टली वहाँ राजभर और सोनकर परिवार रहते हैं। और जब हम लोग ने काम शुरू किया था तो केवल एक राजभर परिवार वहाँ पढ़ता था। वो परिवार चूँकि जानता था शिक्षा का महत्व, तो वो बाहर जाके वो बच्चे पढ़ते थे। बाकी सब लोग का शिक्षा दीक्षा से कोई नाता नहीं था, क्योंकि वहाँ स्कूल भी नहीं गवर्नमेंट का था, तो शिक्षा की बात ही नहीं हो सकती। तो अभी तक आपने किन किन जगहों पे काम किए इस तरीके से, मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य ज़िलों की भी बात करें, अन्य प्रदेशों की भी बात करें, तो आपने किस किस जगहों पे इस तरह के काम किए? पूर्वांचल में अगर कहें तो इन मुद्दों को ले करके हम लोग जौनपुर में, चंदौली के कुरुक्षेत्र में और सोनभद्र में, अच्छा, बनारस सहित और इलाहाबाद में हम लोग ने अपने कामकाज के दायरे को बढ़ाया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चूँकि पूर्वांचल में तो पुलिस टॉर्चर का शुरुआती दौर से काम करने के ऊपर असर आया, क्योंकि लोगों का एक दिमाग बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी दिमाग बनता है, और जहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं रहता तो वहाँ पे वही घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पुलिस टॉर्चर की बहुत सारी घटनाएं थी, तो हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, अच्छा, इन जगहों पे। तो अभी तक आपके संस्था के साथ कितने राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं इस तरह के कामों को लेकर के? कुल जो समान धर्मी संगठन है इन मुद्दों पे, वो 17 राज्यों में हम लोगों की उपस्थिति है, दूसरे लोगों के साथ मिलके। अच्छा। क्योंकि आप अकेले हर जगह जा नहीं सकते, तो जो समान धर्मी संगठन है उनके साथ भी मिल करके हम लोग अपने कामकाज को बराबर उस बहस को और अपनी उपस्थिति को दर्ज करने की प्रयास कर रहे हैं। ओके, अभी वर्तमान में आप किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं? वर्तमान में हम लोग चूँकि बहुत सारे मुद्दे हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कुछ न कुछ कमियां बराबर बनी रहेंगी और उनके ऊपर पैरवी होती रहेगी। जी। लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दों को ज़्यादा केंद्र में रख करके, और महिलाओं के ऊपर जो यौन हिंसा है वो तो सतत चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कहीं हर जगह से जुड़ा हुआ है। जी। और अगर हम लोग बात करें जाति नाम की जो बीमारी है हमारे समाज में, और लैंगिक असमानता या महिला के साथ भेदभाव, तो उसमें ये देखते हैं कि जाति असमानता तो फिर भी नियंत्रित हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अगर शिक्षित हो गए, कानून बन गया SC ST और नेतृत्व उभरा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक लगाम आई है जी। पहले से कम हुआ है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो महिला के साथ असमानता भरा व्यवहार और यौन हिंसा की घटना
वो बराबर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी जड़ें बड़ी गहरी है, वो जाति की जड़ से भी गहरी इसके जड़, क्योंकि अगर आप जातीय चेतना आपके अंदर आ जाती है और एक समानता भरा व्यवहार आप करने भी लगते हैं, लेकिन अगर आपके परिवार में महिला है तो उसकी स्थिति फिर भी दोयम दर्जे की रखेंगे। वही व्यक्ति जो जाति में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और बहस कर रहा है और अपने पहचान के लिए अपने साथ हो रहे भेदभाव के लिए वो मुखर होगा, लेकिन अपने परिवार की महिला को वो दर्जा नहीं देगा। वो समानता भरा जो एक इंसानियत का दर्जा होना चाहिए, दोनों को समान होने का, वो दर्जा वो नहीं देगा। तो ये जड़ काफ़ी गहरी दिखाई दे रही है। तो अभी भी हम लोग दोनों मुद्दों पे महिलाओं के साथ यौन हिंसा और उनके समानता के मुद्दे पे और स्वास्थ्य के मुद्दे को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हाल के समय में। अभी आप मुसहर जनजाति को लेकर शायद काम कर रही हैं जी, तो उनके लिए किस तरह का काम हो रहा है? क्या शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के? बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। और बेसिक मुसहर कम्युनिटी को देखें तो उनके अंदर सामाजिक विकास की तमाम योजनाओं से वो दूर रहते हैं, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का कोई प्रभाव की पहुंच उनके अंदर अभी भी नहीं है। हम लोगों के काम काज से पिछले 15 वर्षों में कुछ जगह पे जहां हम लोग काम कर पाए, उनके बच्चे पढ़ पाए और वो स्थिति रही कि उनके बच्चे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए और वो इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए बाहर के देशों में भी गए, उस स्तर तक कर पाए। लेकिन अभी भी बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुसहर समाज है वो पूरी तरह, जो खास करके अगर बनारस में देखें, कुछ गाजीपुर में कुछ स्थिति बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि वहाँ लोग खेती से जुड़े हैं मुसहर समाज, तो वो उत्पादन कर रहे हैं। तो जो उत्पादन करता होता है उसकी स्थिति कुछ अलग होती है, क्योंकि वो उनके पास अर्निंग का आत्मनिर्भर है और वो अर्जित कर रहा है। जी, और उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अपने आप में मजबूत है, क्योंकि वो कितना श्रम उसको चाहिए मिलेगा उसके लिए वो वेट कर सकता है। जो लेकिन बनारस में हम देख रहे हैं या जौनपुर में देख रहे हैं या चंदौली में देख रहे हैं, ये लोग बॉन्डेड लेबर से मतलब मोस्टली मुसहर बॉन्डेड लेबर हैं। वो ब्रिक क्लीन के काम में जुड़े हैं, ब्रिक्स बनाते हैं और पूरी सामंती व्यवस्था उनके के अधीन वो बंधुआगिरी का जीवन जीने को आज भी विवश है। अब ये समझने वाली बात है कि सरकार की कितनी भी योजना उनको मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, राशन कार्ड मिल जाए, कुछ और सेवाएं, बुनियादी ज़रूरत की सेवाएं मिल जाए, लेकिन आपको गुलाम होने का एहसास अगर बराबर रोज कराया जाए तो अब इन चीज़ों को पा करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते और अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग को बार बार रोज ये एहसास कराया जा रहा है कि तुम मेरे गुलाम हो। जी, तो वो कैसे हो रहा है कि इनको बहुत ही कम मिनिमम वेज पे बंधुआ मजदूरी की परिभाषा ही है कि जहाँ एडवांस दे करके एडवांस की पेशगी पे आप उसको न्यूनतम मजदूरी दिए बिना उसको आप काम करा रहे हैं और उसको काम के छोड़ने को स्वतंत्र नहीं है। तो ये इस पूरी परिस्थिति में एडवांस दे करके मालिक उनसे ऊंची जातियों के जो अब बल्कि कहेंगे कि ओबीसी भी लोग अपना ये ब्रिक क्लीन के काम से जुड़ गए हैं, तो जिनके पास पूंजी है वो इस काम से जुड़ करके ऐसे मुसहर समुदायों को अपने यहाँ काम पे ले रहे हैं और एडवांस के अगेंस्ट वो काम हो रहा है। तो पूरा का पूरा दिक्कत क्या होती है कि साल के 9 महीने वो अपने बसाहट से अपने गांव से को छोड़ करके दूसरे गांव में उस वर्क प्लेस पे जाके उनको काम करना पड़ता है। तो अब सामाजिक विकास की योजना जो कुछ है वो उसके गांव में है, वो उन चीज़ों से अछूता रह जाता है प्रतिदिन, और उधर उनके दिमाग को रोज रोज ये एहसास कराया जा रहा है, क्योंकि उसको जो साप्ताहिक जो खर्च दिया जाता है वो बहुत ही मिनिमम 400-500 रुपए कुछ सप्ताह का खर्च दिया जाता है, जिसमें वो 5-6 जने का अपने बाल बच्चों का अपना पूरा भरण पोषण करेगा जी। और बच्चे शिक्षा दीक्षा से जुड़े नहीं रहेंगे, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो इस स्तर पे उसको फिजिकल और मेंटल जो चैलेंजेज है उससे वो मुक्त नहीं हो पाता, तो वो मुश्किल है। पर उन चीज़ों को हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स को उनके तक पहुंच बना रहे हैं, और इसके साथ साथ
इन मुद्दों पे भी उनके साथ बातचीत करना लोक विद्यालय के माध्यम से, कि वो अपने आप को समझें और अपने को, सबसे पहली बात कि अपने को इंसान होना ये महसूस करें। अभी जब एक बच्चा भी देखता है कि मेरे माता पिता तो अमुक व्यक्ति का, अमुक जो गांव के बड़े हैं उनके आगे हाथ जोड़ के कमर झुका के खड़ा होता है, और वो जब मन चाहे काम के लिए बुला लेते हैं। अभी भी वो स्थिति है कि काम कराए पैसा नहीं दिए, अपने घर का द्वार साफ कराए, भैंस पलवा रहे हैं, एक भैंस पालने के लिए किसी को रखा और 8-10 भैंसें कर ली और पारिश्रमिक वही है। अच्छा। तो आप तो मुनाफा कमा रहे हैं, मगर उसको तो कुछ भी लाभ नहीं दे रहा है, उसके अगेंस्ट उसको वो प्रतिपूर्ति रकम आप नहीं दे रहे हैं, उसका मेहनताना नहीं दे रहे हैं। तो बच्चा तो जब उठता है तो यही देखता है, आँख खोलता है तो यही देखता है, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है और खुद भी जब काम से जुड़ता है तो वही गुलामी भरा वातावरण देखता है। तो वो कभी अपने दिमाग को बढ़ा ही नहीं पाता कि हमको भी दूसरे लोगों को, वो अपने अधिकार की बात नहीं कर पाता, और उसके अंदर कोई ऐसी क्षमता, जो तोल मोल की क्षमता है कि इस श्रम के लिए हमको इतना श्रमिक मेहनताना मिलना चाहिए, ये बात वो कह नहीं पाता। सोचता है, लेकिन वो जो राज करने वाले लोग हैं वो तो आपके दिमाग पे राज करते हैं ना। तो इस तरीके के पूरे वातावरण में वो जी रहे हैं। इसको भी हम लोग लोक विद्यालय के माध्यम से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसे कि कुछ गाँव में जहाँ अनई है, रायतारा है, जिन गाँव में हम लोग ने तस्वीरें बदली, कुआर है, बेलवा है, उन लोगों को जिन्होंने अत्याचार को और शोषण को खारिज किया, उनको हम लोग ने संबल दिया और उन्होंने खारिज किया। अच्छा। ऐसे लोगों को नए गांव के लोगों के साथ लोक विद्यालय में बातचीत कराते हैं, बिठाते हैं कि, और उसमें हम कहीं हीरो नहीं बनने की कोशिश करते हैं कि हमारे सपोर्ट से इन्होंने किया, हम वहाँ ये प्रेजेंट करते हैं इन्होंने किया, क्योंकि असल में उन्होंने किया, हमने तो केवल रास्ता दिखाया। और रोज रोज की चुनौतियां तो वही झेले। और जो ना बोलना था शोषण को, अत्याचार को, ना भी उन्होंने बोला, जब तक वो ना बोलते तब तक हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होता। तो हम उनको रोल मॉडल की तरह वहाँ पे उनके ज़बानी, उनकी कहानी सुनवाते हैं, उनके में संवाद कराते हैं, ताकि उनके अंदर आत्मबल पैदा हो और उनको लगे अच्छा मेरा भाई कर सकता है, ये मेरी जाति का है, ये मेरी बहन कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लोक विद्यालय के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग काफ़ी बढ़ा रहे हैं और उससे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जी, अभी हाल ही में आपको पब्लिक पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, उसके लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई है। साथ ही ये सम्मान, इस सम्मान को आप किस नज़र से देखती हैं? ये सम्मान आपको किस उपलब्धि के लिए प्राप्त है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये लोगों में शांति कायम करने के लिए पब्लिक पीस प्राइज़ है, और ये कनाडा का ये अवार्ड बहुत बड़ा सम्मान रखता है। और इस वर्ष दुनिया भर में 9 लोगों को ये मिला है। और हम ये समझते हैं कि ये जो कामकाज तो है, ठीक है, हम लोग ने किया और उसके उपलक्ष्य में ये प्रोत्साहन है एक, लेकिन हमको ये लगता है कि जो तमाम लोग थे जो साथ जुड़े, अगर वो आगे ना आते, अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते और शोषण को ना नहीं बोलते, खारिज नहीं करते, या जो अशांति उनके दिमाग में थी उसको वो चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करते कि मुझे ये चेंज करना है, बदलना है, इससे मुक्त होना है, तब तक ये संभव नहीं था। और साथ साथ में जो जनहित न्यास और मानवाधिकार जन निगरानी समिति, सावित्रीबाई फुले महिला पंचायत के जो भी लोग इसमें एसोसिएटेड हैं, खास करके जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उन सब लोगों का ये के लिए ये सम्मान है। जी, इस तरह के और भी सम्मान के आपको प्राप्त हुए हैं पहले भी? हाँ, बहुत सारे सम्मान मिले, और एक अनुभव है कि राष्ट्रपति के साथ 2016 में दोपहर के लंच का अवसर भी मिला। अच्छा। और बहुत अच्छा रहा कि भारत की 100 महिलाएं चयनित हुईं, जिनमें एक आप भी थे। जिनमें एक हम भी थे, और वो न्याय के ऊपर काम करने के लिए उसका चयन हुआ था। अच्छा। तो कुल भारत से 6 महिला इस कैटेगरी में थी। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और
जो फिजिकल और मेंटल चैलेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, उद्यमी हैं, खेल जगत से अलग अलग क्षेत्र से जो महिलाएं थीं वो थीं और गवर्नमेंट सर्विस से थीं। पर न्याय के ऊपर काम करने वाली 6 महिलाओं के साथ एक मेरा भी नाम था। तो ये बहुत गर्व देने वाला अनुभव था। जी, आपने मानवाधिकार जन निगरानी जो समिति है आपकी, वो तो आपकी संस्था है। जनमित्र न्यास और ये सावित्रीबाई फुले पंचायत क्या है? जनमित्र न्यास एक ट्रस्ट है। मानवाधिकार जन निगरानी समिति हम लोग ने 1996 में बनाया, और जब हम लोगों को लगा कि एक पब्लिक मूवमेंट की तरह इसको आगे ले जाएंगे और काम करेंगे लोगों के आर्थिक सहयोग से। पर जब काम की गहराई बढ़ने लगी, ज़रूरतें बढ़ने लगी लोगों, और ख़ुद में भी ये समझ में आने लगा कि नहीं, इस दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो जो आर्थिक सहयोग था लोगों के द्वारा तो वो कम पड़ने लगा। और दूसरी तरफ आपको कुछ रोल मॉडल भी बना के दिखाना और वो एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी जी। कि आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, और जब आप कुछ चेंज किए हैं तो आपकी बात सुनी भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ उदाहरण रख पाते हैं। अगर हम ऐसे केवल लेक्चर देते रहें तो कोई उसको तवज्जो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हम लोग जब अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को झेलने लगे तो फिर हम लोग ने चैरिटेबल ट्रस्ट जनमित्र न्यास बनाया। अच्छा अच्छा। और उसके माध्यम से हम डोनेशन ले सकते थे, बड़े स्तर पे हम डोनेशन ले सकते थे, और जो दानदात्री संस्थाएं हैं वो भी उस दान को प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था। तो फिर हम लोग ने इस ट्रस्ट को बनाया और उसके साथ मिल करके अपने काम को काफ़ी आगे बढ़ाया। और सावित्रीबाई फुले महिला पंचायत ये आज भी एक महिलाओं का समूह है। उनके खुद का एक संविधान है उसके ऊपर, और ये नॉन रजिस्टर्ड इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोग दलित महिलाओं का ये संगठन हम लोग ने बनाया है, और उनके नेतृत्व में ये कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे केवल महिला मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष का मुद्दा आएगा तो उसको नहीं, पर जब आप मेन स्ट्रीम में काम करते हैं तो महिला के मुद्दे हमेशा किनारे पे ढकेल दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोगों को लगा कि एक अलग इनिशिएटिव होना चाहिए जहां महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, और महिला ही उसका नेतृत्व करे, महिलाओं का पूरा सहभागिता हो, और उनकी कार्य व्यवस्था हो, उनके नेतृत्व में काम चले और वो खुद करें, ताकि उनके मुद्दों के साथ कहीं बेईमानी ना हो और कुछ और मुद्दों में वो कभी खो ना जाएं। तो इसके लिए ये सावित्रीबाई फुले महिला पंचायत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को और हमारे चैनल को बहुत अच्छी जानकारी दी और अपने काम के बारे में सविस्तार बताया और हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की तमाम हस्ती से मुलाकात करने के लिए देखते रहिए गांव के लोग यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।